हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, डॉन, जो कुछ भी है आप उस हिसाब से खुद को विश कर ले। ये बोर्ड में राहिमा महवस को थोड़ा सा इग्नोर करें। ये मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, टाइम पास। ओके, तो वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास। और आज हम लोग चैप्टर 2 के आखिरी लेक्चर में होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा होगा और आज के लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट है इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ। व्हाई लीव समथिंग व्हेन यू कैन डू इट। तो इसीलिए मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत कुछ भी नहीं है भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब थोड़ा सा पढ़ोगे और नोट्स और नोडल प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा जानोगे। 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, एकदम टनाटन खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर से उतना क्वेश्चन सच बनते ही नहीं है, बट क्योंकि ये किताब में मेंशन है तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हमने कहा था वी शुड स्टिक टू एनसीईआरटी। सो यस, वेलकम बैक टू मॉलिक्यूलर निंजास एंड माय नेम इज राहिमा महवज। आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ओके, सो मेरे आंख में कुछ लगा। सबसे पहला है ब्लैक बॉडी। क्या होता है ब्लैक बॉडी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप चाहे इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो एकदम ही स्किप कर सकते हैं। नोडल प्लेन्स को थोड़ा मोड़ा फिर भी फॉर्मूला वगैरह याद रख ले। ब्लैक बॉडी क्या होता है कि एक ऐसा बॉडी, इट इज अ सब्सटेंस which is a perfect absorber of light। ब्लैक बॉडी का क्या मतलब होता है? ब्लैक से इन जनरल भी जब हम लोग ब्लैक कलर की बात करते हैं या कुछ ऐसा बात कर रहे होते हैं तो ब्लैक बॉडी बेसिकली ऐसे बॉडी को कहा जाता है या एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है कि जो कि लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको एमिट नहीं करता है। मतलब पूरा लाइट को, जैसे कि व्हाइट कलर की अगर कोई बॉडी तो उसमें अगर लाइट पड़ती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो, लेकिन ब्लैक कलर की जो बॉडी तो वो सारा लाइट जो उसके पास आता है हर चीज को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी जो भी सब्सटेंस होती है ब्लैक बॉडी उसी को कहा जाता है। और एक और चीज अब इसमें मेंशन कर लीजिए, नोट्स में कहीं डाल लीजिए। मेरे कान में ना कुछ हो, रेडिएशन। The radiation emitted by a black body, चिच्ची, black body is called, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। कोई नहीं पूछेगा ये एकदम, लेकिन फिर भी बस एनसीईआरटी में है तो मैंने करा दिया। कोई काम नहीं है इस चीज का, कोई लॉजिक भी नहीं है, बट ठीक है, जानना चाहिए इंसान को, जानना, लॉजिक जानना जरूरी होता है, अच्छी बात होती है। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले और उसको रिफ्लेक्ट ना करे। बाकी कोई भी कलर होता है तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो चीज हमें कलर दिखाई पड़ती है, क्योंकि हमारे आंखों की भाई अपनी खुद की रोशनी है नहीं। लाइट हमारी आंखों पे आ रही है, रिफ्लेक्ट किसी चीज पे पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आई तो हमें वो चीज दिखाई दे रही है। अब ब्लैक कलर की कोई बॉडी है, उस पर लाइट गिरी और उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंची ही तो हमें वो चीज दिखेगी नहीं, इसलिए हम लोग को चीज कहते हैं ब्लैक है, डार्क है, अंधेरा है। दैट इज व्हाट इट इज। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं। और वैसे बॉडी से जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। बस ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन था, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से नहीं है वो अलग पॉइंट है, वो नोड क्या होता है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले या कुछ लेक्चर स्टार्ट में हमने ये पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर आपको याद हो कि ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या होता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद हो तब तो ये बात वही बात है, याद होना चाहिए क्योंकि पढ़ाया तो मैंने है। ओके, तो जिन्हें नहीं याद है वो एक बार पीछे के लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हैं। ऑर्बिटल की डेफिनेशन पे मैंने ये बताया था कि कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, ये है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे आसपास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो जगह जो है ऑर्बिटल कहलाएगा। उसी तरह से नोड जो होता है, नोड उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है।
जैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस जगह में, लेट से इस सर्कुलर जगह में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये उसका ऑर्बिटल होगा। और इसके आसपास जहां पे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो है, उस जगह को नोड कहते हैं। समझ में आई बात? क्या होता है नोड? समझ में आई? ये चीज मैंने पहले भी बताई है बाय द वे, बट ठीक है फिर से बता दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जब सबसे ज्यादा जहां होती है, उस जगह को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पे एकदम जीरो होती है, एकदम नील बटे सन्नाटा कि नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं नोड। A three-dimensional space where the probability of finding an electron is zero। समझ में आया? समझ में आया? एक थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो होती है, उसको हम लोग कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड। नोड्स दिखाई दे रहा है? आप लोगों ने लिख लिया? कॉपी कर लो पहले उतना पुराना वाला। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 4 लिख लिया होगा आपने अब तक। नोट दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एंगुलर, या फिर इसको प्लेनर भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्फेरिकल, या फिर इसको रेडियस भी कहते हैं, रेडियल भी कहते हैं, सॉरी रेडियस नहीं रेडियल भी कहते हैं। एंगुलर नोट्स को निकालने का हमें कैसे पता चलेगा कि एंगुलर नोट्स कैसे के ऑर्बिटल के निकालने का फॉर्मूला होता है ना, NLMS होता है, वैसे और इसकी भी फॉर्मूला होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी भी ऑर्बिटल के SP, DF के लिए नोड कितना है? तो नोड कितना होता है ये हम लोग बता सकते हैं कि एंगुलर नोड्स L होते हैं और स्फेरिकल नोड्स n minus L minus 1 होते हैं, where n is the principal quantum number and L is obviously the azimuthal quantum number। आपको ये क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी, ये बस ये इतना पार्ट कि एंगुलर नोड्स कितने होते हैं और स्फेरिकल नोड्स कितने होते हैं। इसको एंगुलर नोड्स को प्लेनर भी कहते हैं, आप याद रख सकते हो। स्फेरिकल नोड्स को रेडियल नोड्स, दोनों सेम ही चीज है। ऐसे भी आगे स्फीयर होता है, स्फीयर का रेडियस होता है, तो स्फेरिकल और रेडियल दोनों सेम, मतलब ये याद करने का तरीका मैंने ऐसे ही याद किया था कि स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस होता है, तो स्फेरिकल और रेडियल दोनों एक ही चीज है, और बाकी जो एंगुलर प्लेनर है वो दूसरा है। एंगुलर नोड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या? आपसे अगर पूछे कि किसी में एंगुलर नोड्स कितने हैं, तो आप L किसी भी ऑर्बिटल, जैसे 2D होता है, 2s है, 2s1 ऑर्बिटल दिया हुआ, आपको बता रहे हैं कि इसमें कितने एंगुलर नोड्स है, तो L का जो वैल्यू होगा वो उसके एंगुलर नोड्स का वैल्यू होगा। उसी में आपसे पूछेगा कि स्फेरिकल या रेडियल नोड्स कितने हैं, तो n minus L minus 1, n का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 0 है, -1 जो भी है, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज ऑल इट इज। यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल नोड्स जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, तो n minus L minus 1 प्लस L, आप करो LL कैंसिल हो जाएगा, टोटल n minus 1 आएगा जो आपका टोटल नोड्स होगा। तो आपको अगर बताएगा कि टोटल नोड्स की वैल्यू क्या है, तो टोटल नोड्स की वैल्यू n minus 1 होती है। दैट इज इट। समझ में आया? बुझाया? एकदम क्लियर, एकदम 100% क्लियर। क्या बताया मैंने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी क्या होता है? सबसे पहला चीज कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि लाइट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर ले और उसको रिफ्लेक्ट ना करे, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और ऐसी बॉडी जो रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। फाइन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहा जाता है। फाइन। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताया है ना आप लोगों को? अरेंज करना भी बताया है आप लोगों को? हाँ बताया तो है मैंने, अरेंज करना भी बताया है। हाँ बताया है। बाकी उसमें एक और छोटी मोटी चीज है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, वो मैंने अभी शायद आप लोगों को नहीं बताया है, बट वो ना 11th स्टैंडर्ड में उतना इंपॉर्टेंस होता नहीं, वो 12th में जब आप VBT पढ़ोगे तो उसकी ज्यादा यूज होगी। बट अगर आप चाहते हो तो मैं उसको बता सकती हूँ, ऐसा सच कोई दिक्कत तो नहीं है बताने में, बट अभी तक मैंने वो चीज नहीं बताई है ना। चलो ठीक है, देखते हैं।
चलो ठीक है, देखते हैं। अभी ऐसा कुछ में जरूरत है नहीं, मेरे को ऐसा दिखेगा एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन उस टाइप का मेरे को अब तक दिखा नहीं है, क्योंकि अभी नहीं पूछता पैरामैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक बिहेवियर आपको 11th में नहीं पूछेगा भाई एनसीईआरटी वाला, क्योंकि नहीं रहता है वो। मुझे 12th में आपको पड़ेगा जरूरत, 12th में जब आप आओगे ना एंड डीएनएफ ब्लॉक पढ़ोगे ना तो उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सीधे कॉन्फ़िगरेशंस लिखने की और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने करवा ही दिए हैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्लास में बैठा के भी, होमवर्क दे करके सारे तरह से, तो दिक्कत ऐसा नहीं होगा। बट ठीक है, आइए किताब बंद हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे समझ में आया ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और नोड के बारे में आप खाली पॉइंट कर लें। ब्लैक बॉडी को अगर चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, आपको लिबर्टी दे रही हूँ मैं इस चीज का, बट नोड को आप कर ले। एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, स्फेरिकल नोड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं, नोड्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें याद कर लो। एंड बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस लॉन्ग चैप्टर। बहुत से लेक्चर्स हो गए इस चैप्टर के, लग रहा है 8-9 लेक्चर्स हो गए इस चैप्टर के, बट कोई बात नहीं, बहुत प्यारा चैप्टर था ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, बहुत मजेदार चैप्टर था ये। अगले लेक्चर से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर कौन सा होगा मेरे बच्चों, तीसरा चैप्टर होगा वो वाला, पीरियोडिक टेबल होगा मेरे पास या मेरे पीरियोडिक टेबल ही होगा, और क्या ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे। अभी 1-2 दिन 4-5 दिन तक तो लेक्चर्स आएंगे, फिर थोड़ा लेक्चर्स आना बंद होगा एक लंबे समय के लिए, बिकॉज अभी रमज़ान चालू हो गई है और अभी मैं घर चली जाऊंगी, और रमज़ान के टाइम पे घर पे बहुत लोग रहेंगे, सुबह से रोज़ा, फिर शाम को इफ्तार, एंड उसके बाद मेरी आत्मा भी थक जाती है। तो देखते हैं, बीच में थोड़ा समय के लिए स्किप रहेगा, लेक्चर्स आने बंद रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, नए चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। होपफुली मैं ईद के बाद ही शुरू करूँगी नया चैप्टर, इसलिए ये चैप्टर को मैंने ऐसा अभी ख़त्म कर दिया कि कुछ चीज़ें बची ना रह जाएं, ऐसा ना लगे कि चैप्टर अधूरा पड़ा है या कुछ ऐसा। तो इन सबको आप कंप्लीट करें, सारे लेक्चर्स को देखें, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े चाव से मैंने समझाया है चीज़ों को। एनसीईआरटी को सॉल्व करें, एनसीईआरटी के अब जो इतने बचे क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें अपने से, आप क्योंकि सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप ले करके बैठें। 67 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में, सबको एक एक करके आप सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें क्या है, कैसे है, नहीं है, बनाने की कोशिश करें, पढ़ाई करें, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपसे अभी नहीं बनेंगी, जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाला क्वेश्चन आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला क्वेश्चन में 63, 64, 65, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको रहने दें, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने अभी पढ़ा नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे भी नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे के चैप्टर्स में आएगा, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे उस समय आप फ्री क्वेश्चन को करने का ट्राई करना। अभी मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा, ऐसा नहीं मैंने इग्नोर नहीं कर दिया, मैंने मार्क करके रखा है बुक में। वो 3 क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ इस चैप्टर मुझसे पढ़ के आ रहे हो तो, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो इस चैप्टर का टॉपिक भी नहीं है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे के चैप्टर्स में आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे, मेरे दिमाग में है, मैंने भूला नहीं है कुछ भी। तो उन 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी एनसीईआरटी को आप सॉल्व करें, पढ़ाई करते रहें, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। Until then, goodbye and thank you so much, and we will be back again with a new lecture. थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी रमजान चल रही है, बहुत थक जाते हैं भाई कसम से, रोजा रहना दिन भर, इतनी धूप आ गई है, गर्मियाँ वापस चालू हो गई हैं, ठंडी और बची नहीं, तो थक जाते हैं। हमारे कुछ दिन में फ्रेशर्स पार्टी है हमारे कॉलेज में, तो हमें नचाया जा रहा है, तो उसमें भी थक रही हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत सी चीज़ें हैं एक साथ जो कि आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, उन सब से आपका काम नहीं रुकेगा, आप पढ़ाई करें, कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।